तो गुरु अवतार फायर एंड ऐश देखने आया था, जहाँ पे अब वैसे मकसद तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखना था, मगर वही स्टीव रॉजर्स को लेकर वही सारे लीक्स वाले ही एक्चुअली में ग्लिम्सेस हमें देखने को मिले थे, जिसको मैंने ऑलरेडी कई बार अभी तक कवर कर लिया है। तो चलिए शांति से अवतार 3 के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो भाई अवतार 3 फायर एंड ऐश जेम्स कैमरॉन के मोस्ट एम्बिशियस फिल्म का थर्ड पार्ट है, जो कि एक बार एक और इंग्रोसिंग सिनेमा का एक्सपीरियंस देता है, जिसे मिस आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही वो फिल्म है जिसके लिए थिएटर्स बने हुए हैं, यही वो फिल्म है जिसके लिए 3D बना है, इसी के लिए ही तो IMAX है। एक ऐसा टेक्निकल सिनेमैटिक एक्सीलेंस जो अगर आपको मैक्स एक्सपीरियंस करना है पूरा ओवरकिल करते हुए, तो इससे अच्छा कॉम्पिटेंट मूवी बाजार में अभी तक है ही नहीं। जिसमें से फिर देयर आर मोमेंट्स जहां पे आप फिल्म में देखकर उसकी ब्यूटी में ऐसे खो से ही जाते हो कि आप अंदर से फील करते हो कि भाई मेरी भी पेंडोरा के लिए वन वे टिकट कटाओ, मैं भी जाना चाहता हूं। लेकिन फिर बात करें स्टोरी की तो इट फील्स लाइक ठीक ही है। थोड़ी पर्सनैलिटी लेस ज़रूर से फील होती है, जहां आई टोटली एक्सेप्ट कि बहुत ही नोबल मूवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट को एक्सप्लोर करती है। नेचर, ह्यूमन ग्रीड, मोरल डिलेमा, रिस्पेक्टिंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री, सब कुछ है। काफी क्लासिक, जिसे फिर बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया भी गया है। जिसे समझने के लिए ऐसे देख सकते हो कि किसी शाम को अगर आप घाट पे बैठे होते हो और नदी को बहते हुए देखो, तो आप उसमें आपको कुछ और भी कुछ खास ऐड होते हुए नहीं चाहिए। उस बहती हुई नदी को देख के ही वो एक पीसफुल फीलिंग आती है। This simplicity itself speaks volumes। मगर फिर ऐसा कुछ खास बहुत ज्यादा याद रखने लायक नहीं बचता है इसमें। जहां पे अब मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें बिना स्पॉइलर के, तो अवतार 2 के इवेंट्स के बाद जेक सली अपनी फैमिली वाटर क्लैन के साथ 2 लाइव्स जी रही है, जिसमें से एक नावी वे भी है और एक जेक सली वे है। वो जानता है कि कल्चर, पूजा पाठ, धर्म आपको हिम्मत जरूर से देता है लड़ने के लिए, मगर जंग जीतने के लिए, अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वेपन्स चाहिए। जिसमें एक जो चीज ट्रेलर में बताई गई थी कि कैसे स्पाइडर पेंडोरा पे सांस ले रहा है एज ह्यूमन, तो फिर ह्यूमंस को स्पाइडर चाहिए ताकि वो उसकी बायोलॉजी को स्टडी करते हुए प्लेनेट को और भी कॉलोनाइज करने में हेल्प कर सके, विच इज अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। एंड फिर उन्हीं के बीच में अपने कर्नल की नई गर्लफ्रेंड वरांग, भाई क्या कैरेक्टर थी वो। शी इज माई फेवरेट इन दिस मूवी। उसके चलने में एक स्मूथनेस है, एक केओस को लेकर जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, एंड कर्नल जिस तरीके से उसको अपने अंदर लेता है, डैम दैट वाज समथिंग, जिससे भाई वो कर्नल भी अपने नावी सेल्फ से भी और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाता है। वो लेयर्स आपको अंदर उसके देखने को मिल पाते हैं। वो CGI आंखों में ही इतने सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड थॉट्स और वो चेंज आप साफ फील कर पाते हो। एंड ये इस मूवी में एक सीन पे मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था, फिर वही तुलकुन वाला, जहाँ पे पिछली मूवी में तुलकुन की वजह से रोया था एंड यहाँ पे भी आंसू निकल ही गए थे। तो ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई जेम्स कैमरॉन का सिनेमा मैजिक काम करता है अभी भी। आप एकदम इन हो जाते हो मूवी में, एंड इट ऑल इज सो सिंपल एनफ कि आप उनके लॉस, ग्रीफ, फैमिली सब समझ पाते हो। एक तरफ से कहो तो बहुत ही ट्रेडिशनल मूवी है, जो बहुत ही ट्रेडिशनल रूटेड कोर वैल्यूज के बारे में बात करती है, एंड वो क्लासिक स्टोरीज की गर्माहट आपको साफ अच्छी दिखाई देती है। एंड वो फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता अगर आप अपनी क्लासिक कहानियों को दोहराओ और भी अच्छे से, जहाँ पे वही भी इसके साथ भी हुआ। स्टोरी वाइज इट्स फाइन, आपको ऐसा कुछ खास ज़्यादा नया सुनने को नहीं मिलता, आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होते। इट्स लाइक दैट कि चलो समाज में दहेज कितना बड़ा अभिशाप है, उसके ऊपर एक निबंध लिखो। वी नो कि भाई किस तरीके की चीज़ें टर्न आउट होंगी, ठीक उसी तरीके के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मगर एक जो चीज़ भूली नहीं जाती वो है इसका सिनेमा एक्सपीरियंस। कुछ तो है इसके अंदर बात की, अगर मान लो कि यार जैसे कि एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ द आर्ट, चकाचक, मगर जब आप उस पर लाइक खटारा गाड़ियाँ चलाओगे 90s 80s के, तो भाई उस एक्सप्रेस वे की पोटेंशियल को आप नहीं जी रहे हो। एंड फिर उसी पे जेम्स कैमरॉन आते हैं अपने क्लासिक फेरारी के साथ, जो जस्टिफाई करते हैं कि टिकट की प्राइसेस, पॉपकॉर्न, सुबह सुबह ठंड में लाइन में लगे रहना और एक्चुअली इस नई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाना, जिसे हम अवतार कहते हैं। तो इस सिंपल टर्म्स में विजुअली इट्स अगेन भाई मास्टरपीस। खो से जाते हो, स्पेक्टिकल, कुछ नया देखने को मिलता है, ऐसा कुछ कि भाई आप कह सकोगे कि हाँ मैं उस समय थिएटर में था। एक्सपीरियंस है एक मूवी। पर दूसरी तरफ स्टोरी वाइज कह लो तो इट्स वेरी रूटेड, क्लासिक, ट्रेडिशनल। ऐसा कुछ खास आपको याद नहीं रह जाता, मगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचोगे ना, तो थोड़ी बहुत तो एनलाइटमेंट जरूर से आएगी, एंड अपने प्लैनेट को लेकर थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल हम बन पाएंगे। बाकी ओवरऑल मैं इस मूवी को गो फॉर इट ही दूंगा। मुझे काफ़ी पसंद आई, एंड मैं हर किसी को बोलूँगा भाई कुछ नहीं, स्टोरी वाइज ही नहीं, लाइक सिनेमा एक्सपीरियंस करने के लिए ये थिएटर में जाओ देखने के लिए, क्योंकि इन्हीं सब के लिए, इसी
टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए मैक्स आउट करते हुए मूवी थिएटर्स बने हैं, 3D बना हुआ है। ये बेंचमार्क है कि अगर इससे अच्छा कर दिया तो भाई मान ही लूँगा। एंड विच इज़ जस्टिफाइबल कि भाई जेम्स कैमरॉन अपना पूरा करियर दिए हुए हैं कि भाई करना है तो इस तरीके से करो। एंड या भले ही स्टोरी वाइज मैं इसको बहुत ज़्यादा दिल के पास होल्ड करके ना रखूँ, मगर विजुअली देखने वाइज आपको लाइक मैं खो जाऊँगा इस मूवी में। आप ऐसा आपको इंग्रोस करके रखी रहती है। बाकी मुझे मूवी बहुत पसंद आई, मैंने अपने सारे थॉट्स कन्वे कर दिए। जहाँ पे अगर आपने अभी तक मूवी देख ली है तो आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन। तो जेम्स कैमरन इज बैक विद अवतार फायर इन 1 मिनट। आईमैक्स में बनी हुई मूवी के लिए वैसे ही एक्सेसरीज की जरूरत है। तो जेम्स कैमरन एक बार फिर से वापस आ चुके हैं अवतार के नए पार्ट को लेकर, जिसका नाम है फायर एंड ऐश। और ऑनेस्टली मैं जिस कारण के लिए गया था वो मुझे फिर से देखने को नहीं मिला। मतलब मेरे फेवरेट एक्टर का कैमियो, गोविंदा सर नीला पेंट करवा ही लेते यार इस मूवी के लिए। तो खैर, अगर हम लोग मूवी के बारे में बात करते हुए आगे बढ़े तो उसका हल्का फुल्का सिनॉप्सिस वही है जो तुमने पिछली 2 पिक्चरों में देखा है। इंसान पांडोरा पे कब्जा करना चाहते हैं, वहां के नावी लोग उनको आने नहीं देना चाहते। इस पूरे वॉर के बीच में जेक सली और कर्नल क्वारिच जो है उनकी राइवलरी अलग चल रही है, लेकिन अभी स्टेक्स बढ़ चुके हैं क्योंकि जेक की फैमिली इन्वॉल्व है। सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, ये पूरी मूवी भी देखी देखी ही लगेगी। बिकॉज मोर और लेस अवतार फायर एंड ऐश वही सेम फॉर्मूले को रिपीट करने की कोशिश करती है जो पिछली 1-2 मूवीज से करती आ रही है। मीनिंग विजुअल्स तो एकदम फायर है, लेकिन प्लॉट थोड़ा ऐश जैसा। स्पीकिंग ऑफ विच, अगर विजुअल्स के ऊपर ही बात करी जाए तो देखो, मैंने मूवी IMAX 3D में देखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। मतलब आई कैन नॉट से, मैं जो स्क्रीन पे विटनेस कर रहा था इट वॉज लाइक विजुअल ऑर्गेजम, अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो इट वाज बेसिकली दैट। लेकिन ना उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं। जेम्स कैमरन ने इस मूवी को 2 अलग अलग फ्रेम रेट पे शूट करने का डिसाइड किया हुआ है। एक जो है वो 48 FPS है और एक 24 FPS जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मूवीज में होता है, और मूवी इसी के बीच में जंप करने लगती है। इसको तुम ऐसे समझो जैसे नेशनल ज्योग्राफिक या बाकी चैनल्स को तुम एकदम 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में 60 FPS पे देखते हो तो कैसे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फील होते हैं ना, ये मूवी भी कहीं कहीं पर वैसी लगती है। और आई अंडरस्टैंड कि आप उसको वो सेम फील देना चाह रहे थे, वो थोड़ा रियलिज्म के क्लोज फील होता है, लेकिन उसके बाद ना बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो बंद कमरों के अंदर है, लैब्स के अंदर है, वो भी 48 FPS पे शूट होते हैं, तो वो काफी फास्ट मूव करते हैं। एंड अगर मूवी 3-3.5 घंटे इसी 48 FPS पे चलती रहेगी तो आप यूज्ड टू हो जाते हो। लेकिन फिर बीच में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो 24 FPS पे हैं तो वो एकदम स्लो मोशन वाले फील होते हैं। मूवी लगातार इन फ्रेम रेट्स के साथ जंप करती है। मे बी क्योंकि विजुअल्स इतने अच्छे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये चीज नोटिस भी ना हो, लेकिन मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा इमर्जन ब्रेक हो रहा था वहां पर। लेकिन हाँ, विजुअल्स एज यूजुअल एकदम स्पॉटलेस। छोटे छोटे फायर के पार्टिकल्स हैं, पानी, इनफैक्ट पानी की जितनी भी सीक्वेंसेस हैं जो आधी पानी में और आधी पानी के बाहर दिखाती है ना, वहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम खुद पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हो कैरेक्टर्स के साथ में। जैसे कोई भी पानी का स्प्लैश होता है तो वो स्क्रीन पे इस तरह से आता है जैसे तुम्हारे चश्मे के ऊपर मारे हो, तुम्हारी आंखों पे आ रहे हैं तो तुम साफ करने की कोशिश कर। इट इज लाइक रियली रियल। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग प्लॉट और कैरेक्टर्स के ऊपर बात करना शुरू करें तो ये मूवी ना कुछ भी नया नहीं करती है। जब मूवी खत्म होती है तो स्पॉइलर नहीं है कोई भी, बस तुमको बाहर निकल के ऐसा लगेगा कि तुमने वही सेम चीज देखी है जो तुम पिछले 2 मूवीज से देखते आ रहे हो। मतलब वही जेक सली और कर्नल क्वारिच के आपस के बीच का झगड़ा चल रहा है, उनकी फैमिली इंटैंगल हो चुकी है और एक ग्रैंड वॉर को दिखाने की कोशिश करी जा रही है, जो सही है, देखने में भी अच्छा लगता है। जैसा मैंने कहा कि विजुअली वो बहुत बढ़िया है, लेकिन स्टोरी वाइज ऐसा फील नहीं होता कि तुम उसी कैरेक्टर की जर्नी में उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूवी जाती है और उसके बाद जंप करके पॉइंट ए पे वापस आ जाती है। और इसी वजह से ना मूवी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसके एक्शंस है। मतलब एक्शन से मेरा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, जहां पर भी कोई कैरेक्टर कुछ एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, किसी क्रीचर के ऊपर बैठ के उड़ना हो, पानी के अंदर स्विम करना हो, मतलब बेसिकली एनीथिंग विजुअली डायनेमिक, जहां पर भी कोई मूव करने की कोशिश कर रहा है वो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जहां पर भी कैरेक्टर्स के बीच की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, दैट वाज द बोरिंग पार्ट फॉर मी, बिकॉज मैं उसमें इंटरेस्टेड था नहीं। मुझे पता है कि क्या होने वाला है, तो जस्ट गेट ऑन टू दैट एंड स्टार्ट डूइंग शिट। तो कुल मिला के अवतार फायर एंड ऐश मुझे एक अच्छी मूवी लगी और इसको मॉकटेल मीटर पे अगर रेट करना होगा तो मैं इसको गो फॉर इट ही दूंगा। और उसका रीजन बहुत सिंपल है। अवतार हम लोग शायद प्लॉट के लिए नहीं जाते, हम लोग जाते हैं उसके विजुअल्स के लिए, जो ये मूवी बहुत ही सुपर्ब तरीके से कर लेती है। अदर देन द फ्रेम रेट इशू, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ नहीं जिसके बारे में मैं कंप्लेन कर पाऊं। लेकिन हाँ, तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बस ये मैनेज करके चलना कि मूवी में विजुअली काफी बढ़िया कुछ देखने को मिलेगा। अगर तुम इससे अनप्रिडिक्टेबिलिटी या फिर कुछ इनसेन माइंड बॉगलिंग लेवल प्लॉट ट्विस्ट एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो
नहीं। सो या दैट्स अबाउट इट। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वाले में। और हाँ, कोई भी मेरे इस वीडियो के एक्सेसरीज को क्वेश्चन नहीं करेगा कि कहां से आई, क्या लगा लिया, कहां से लगा लिया, बिकॉज जेम्स कैमरन के हिसाब से आर्ट क्वेश्चनेबल नहीं है। सब्सक्राइब। 1000 करोड़ टोटल कमाना हमारी बड़ी से बड़ी फिल्म का सपना होता है, तो सोचो क्या कमाल की होगी ना वो फिल्म जो पहले दिन सिर्फ 24 घंटे में 1000 करोड़ पार जाने वाली है। अवतार फायर एंड ऐश, अब तो इसको फिल्म बोलने का भी मन नहीं करता। अलग ही दुनिया है भाई साहब। थिएटर का दरवाजा खुलता है और इंसान चांद पे पहुंच जाता है। तो ऐसा है बॉस, 16 साल पीछे 2009 में आई थी अवतार 1, जिसने उस वक्त कमाए थे 24,000 करोड़ रुपए। फिर अभी 3 साल पीछे 2022 में पार्ट 2 आया और 18,000 करोड़ कमाया। 2 फिल्म से 40,000 करोड़ की कमाई। इसीलिए गोविंदा कोई मामूली इंसान नहीं है, शायद ये खुद एलियन है। इसीलिए पिछले 30 सालों से अवतार पे बिना रुके काम कर रहे हैं। क्या बोला? गोविंदा फिल्म के डायरेक्टर नहीं है, जेम्स कैमरॉन। ये कौन है भाई? अवतार माने गोविंदा, सिंपल। इंसान उतने अच्छे से इंसान को नहीं जान पाया जितने अच्छे से अवतार के डायरेक्टर ने फिक्शनल कैरेक्टर्स को डिजाइन किया है। कोई 2 चेहरे एक जैसे नहीं है, इतनी गजब डिटेलिंग। हाँ, तो अब 2025 में हमें देखने को मिल रही है अवतार पार्ट 3, जो शॉकिंगली इंडिया में उतना हवा नहीं बना पाई जैसे पहले हुआ करता था। कुछ लोग धुरंधर का साइड इफेक्ट बता रहे हैं, तो कुछ हॉलीवुड से नई जनरेशन की दूरी को वजह बता रहे हैं। बड़ी बड़ी मूवीज भी कुछ खास कर नहीं पाई है। तो क्या सच में गोविंदा कैमरॉन पहली बार ऑडियंस को डिसअपॉइंट करने जा रहे हैं, या फिर अवतार फायर एंड ऐश से थिएटर को आग लगाने जा रहे हैं? सही जवाब मैं बताऊंगी। जरूरी बात, इस तीसरी फिल्म को समझने के लिए आपको पुरानी दोनों फिल्मों को देखना बहुत जरूरी होगा, वरना 3 घंटे से लंबी फिल्म में क्या हुआ, क्यों हुआ, दिमाग से बिना सोचे समझे आर पार होगा। कॉमन चीज ये है कि अवतार सीरीज की हर फिल्म फैमिली के बारे में होती है। जैसे इस बार फिर से बात परिवार तक पहुंच गई है। ये लाल खतरनाक चुड़ैल सबके पीछे पड़ गई है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। पार्ट 3 का पूरा कार्यक्रम, पूरा मनोरंजन इसी किरदार में मिलेगा, बाकी सब पुराना है। लड़ाई सर्वाइवल की है, शिकार करो या फिर किसी का शिकार बन जाओ। इसीलिए फिल्म में एक बार फिर से वॉर लड़ा जाएगा, जिसके खत्म होने के बाद दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। ये तो हो गया लॉजिक। अब फिल्म का मैजिक वाला साइड बहुत स्पेशल है। आत्मा है, पावर्स है, क्रिएचर्स है, आफ्टर लाइफ, मौत के बाद क्या, उसका जवाब भी मिलता है। लेकिन अवतार का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होता है कि इसमें एलियंस तो हीरो हैं, वो अच्छे बुरे हो सकते हैं, बट हमेशा विलन्स की कैटेगरी में इंसान को दिखाते हैं। प्रॉपर डिटेलिंग की जाती है, ह्यूमंस कितना गलत जा रहे हैं। उनका लालच सिर्फ एक प्लेनेट पे खत्म नहीं होता, वो जहाँ जाते हैं वहाँ बर्बादी ले जाते हैं विद टेक्नोलॉजी। सीधी बात, नो बकवास। अवतार 3 उन सब लोगों को पसंद आने वाली है जिनको अवतार 1 और अवतार 2 मास्टरपीस लगती है। जो इस सीरीज के फैन है वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट CGI एक्सपीरियंस है, जिसमें दूर दूर तक गोविंदा कैमरॉन के कोई आसपास नहीं है, और इस फिल्म ने खुद नया लेवल सेट कर दिया है। जो लोग शुरुआत से अवतार फॉलो करते आए हैं उनको इस बार एक्स्ट्रा इमोशनल फील होगा। काफी ट्रेजेडी सीन्स हैं, इवन नेगेटिव कैरेक्टर्स भी बहुत कुछ फील कराएंगे। एक्स फैक्टर है, न्यू कैरेक्टर्स का फिल्म में जुड़ना, उनसे रिलेटेड स्टोरी का अनप्रिडिक्टेबल हो जाना और इविल कैरेक्टर्स का डेडली कॉम्बो बन जाना। बट पता नहीं क्यों लीड कैरेक्टर्स इस बार थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो गए, ज्यादा इंटरेस्टिंग फील नहीं हो रहे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगा जो फिल्म में दिखाया वो बुरा नहीं है, एकदम बेस्ट है, लेकिन अब वो डिफरेंट नहीं बचा है। पार्ट 3 में 2 और 1 से हटके कुछ यूनिक चीज नहीं है, इसलिए 3 घंटे रिपीट पे वापस सब वैसे का वैसा देखना थोड़ा डिसअपॉइंट तो करता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे फिल्म को। गोविंदा का डायरेक्शन, फिल्म का वर्ल्ड क्लास थिएटर एक्सपीरियंस, जबरदस्त डिटेलिंग और इमोशंस क्रिएट करना, और ये ऐश कैरेक्टर फायर नहीं वाइल्ड फायर। नेगेटिव है रिपीटेटिव सब्जेक्ट और लीड कैरेक्टर्स जो शुरू से एंड तक सरप्राइज नहीं करते। बाकी फिल्म दबा के पैसा बनाएगी और 50-60 हजार करोड़ तीनों पार्ट्स की गिनती आराम से चली जाएगी। इतिहास बनने वाला है। आप भी टिकट खरीद लो, शामिल हो जाओ। टेक केयर, बाय बाय।